हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मनोज कुमार आपका स्टडी IQIAS हिंदी चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और आप लोगों का जो तैयारी का जो तरीका है और तैयारी का जो लक्ष्य है उसको बहुत अच्छे से आगे लेके चल रहे होंगे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो हम लोगों ने भारतीय इतिहास की श्रृंखला में शुरू किया है। आज एक ऐसा टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है और बहुत ही ज्यादा समझने की आवश्यकता भी है। आज हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन भारत में एक हिंदू साम्राज्य जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी, विजयनगर साम्राज्य के बारे में। और विजयनगर साम्राज्य में भी आज हम लोग चर्चा करेंगे एक उसकी विशेष बात, और वो है आपकी कला एवं संस्कृति के बारे में। ओके दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है विजयनगर की कला एवं संस्कृति। उस टॉपिक को हम शुरू करेंगे और उसमें हम ध्यान रखिएगा दक्षिण भारत की जो कला संस्कृति है उसका विकास और विजयनगर काल में उसमें क्या परिवर्तन आया, किस तरीके से परिवर्तन आया, उसके एक एक पहलू को विस्तार पूर्वक देखने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप लोगों को उसका एक क्रमिक विकास भी पता चले और साथ के साथ उसकी विशेषताएं भी आपको पता चले। ओके दोस्तों, तो आज हमारा उद्देश्य रहेगा कि हम विजयनगर की कला संस्कृति की विस्तार पूर्वक चर्चा करें और आप लोग उसका लाभ उठाएं और अपने एग्जाम में सफल होने के लिए आगे बढ़ें। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक सूचना मैं दे देता हूं। 2024 का यूपीएससी का जो भी लोग एग्जाम देना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि सिलेक्शन लें, उनके लिए स्टडी IQIAS ने एक P2I बैच हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में बैच लॉन्च किया है। और ये बैच दोस्तों 19 जून से स्टार्ट किए गए हैं। 19 जून से 4 दिन की क्लास निकली है अभी, और इसमें अभी आप लोगों का जो एडमिशन है 30 तारीख तक लास्ट डेट है। इसके बाद एडमिशन क्लोज हो जाएंगे, बैच बंद हो जाएगा, उसके बाद इस बैच में नहीं होगा। और ये क्लास डेली आपकी शाम को 6 बजे स्टार्ट होती है। लिमिटेड सीट्स हैं, ठीक है ना। मैं फीस और इन सब के बारे में बाद में चर्चा करूंगा। पहले मैं बताना चाह रहा हूं कि इस बैच की इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य है दोस्तों अपना सिलेक्शन लेना। सिलेक्शन के लिए गाइडेंस की जरूरत है और गाइडेंस के लिए स्टडी IQ की पूरी टीम और मैं मनोज आपके साथ खड़ा हुआ हूं, ठीक है ना। इसमें हम लोगों ने सभी ने मिलकर के एक बेहतरीन प्लान बनाया हुआ है जो आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा कि हमने आपके 2024 के लिए अपनी पूरी स्ट्रेटजी को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। प्रारंभिक परीक्षा से पहले हम प्री और मेंस के पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा के समय में टू द पॉइंट प्रीलिम्स सिलेक्शन का प्रोग्राम है जिसे कहते हैं सक्सेस इन प्रीलिम्स, उस पर हम पूरा फोकस करेंगे। CSET, करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, इसके माध्यम से आपकी पूरी प्रैक्टिस कराई जाएगी जिसमें पूरी डेडिकेशन के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे। तीसरा जो प्रोग्राम है वो है आपका SIM, सिलेक्शन इन मेंस, और इसमें हम लोगों ने प्रोग्राम जो बनाया है दोस्तों वो है आपका मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम। इसमें आप लोगों को हम ऑफलाइन की तरह ही प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट के बाद 3 से 4 महीने का प्रोग्राम हम दिल्ली में बुला करके आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसमें रहने खाने की व्यवस्था इंस्टीट्यूट की तरफ से की जाएगी। आपको 1 रुपया नहीं खर्च करना है, सिर्फ आपको यहां आकर के मेंस के ड्यूरेशन में यहां पर रहना है और हमारी पूरी टीम मेंटर्स से लेकर के फैकल्टीज तक आपके साथ रहेंगे। आपके एक एक आंसर, एक एक टॉपिक को कवर कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, दिन रात आपके साथ मेहनत करेंगे कि किसी भी सूरत में प्रारंभिक परीक्षा निकल चुकी है तो मेंस से वापस ना आना पड़े। क्योंकि सबसे बड़ा दुखदायी यही होता है, पहले तो लोगों का प्रारंभिक परीक्षा नहीं निकलती और निकलती है तो मेंस से वापस लौटेंगे तो सोचिए कितनी प्रॉब्लम होगी। हम चाहते हैं कि वो रिजल्ट बढ़े। जैसे इस साल 2023 का 22-23 का आपका सोचिए 22 का रिजल्ट हिंदी मीडियम का बेहतर आया है, उसी तरीके से हम चाहते हैं कि ये रिजल्ट और बेटर हो और आप सभी लोग सफल हो, ठीक है ना। और उसके बाद हम देखिए मेंस के बाद फोकस करेंगे इंटरव्यू के लेकर के 4th स्टेज पर, यानी कि जस्ट आफ्टर मेंस हमारी पूरी टीम, रिटायर्ड IAS IPS IAS ऑफिसर की पूरी टीम आपके साथ
वर्क करेगी आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेकर के। इंटरव्यू की एक एक चीज को हम लोग तैयार करवाएंगे पर्सनली। तो दोस्तों ये जो प्रोग्राम है पूरा 1 साल का प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग हर स्टेज पर प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं। अब डिसाइड आपको करना है कि ये प्रोग्राम हमारे साथ इस तरीके से आपको बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन लें, तो मैं आपके लिए एक अच्छा कोच, एक मेंटर, एक गाइड आपके लिए बनने के तैयार हूं, ठीक है ना। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस बैच में एडमिशन लेना है। मैं आपको पर्सनल गाइड भी करूंगा और इसके लिए आपको फीस जो है दोस्तों 70-75 हजार, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख नहीं देनी है। मात्र ये कोड इस्तेमाल करेंगे MK Live, उसके माध्यम से आपकी फीस केवल 29,999 रुपए होगी और पूरा एक नहीं बल्कि 2 साल की वैलिडिटी होगी, 1 साल का पूरा कंप्लीट कोर्स होगा। अब आप सोचिए कि सिलेक्शन लेना है या एग्जाम में अपीयर होना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए हम अपना आज का टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मैंने कहा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास का, मध्यकालीन भारत का 22वां लेक्चर है, विजयनगर की कला और संस्कृति का पहला पार्ट। ये आप सीन देख रहे होंगे कि विजयनगर के एक मंदिर के स्थापत्य कला का एक नमूना है। ये वहां का एक नमूना है, ध्यान रखना। लेकिन इस सब को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ विशेष चीजें आपको बताना चाहता हूं, उसको पहले आप देखिए, उसके बाद सारी चीजों को आप लोग डिस्कस करेंगे, जानेंगे। बात विजयनगर कला संस्कृति की तो हो ही रही है। ये विजयनगर कला संस्कृति का एक नमूना है, हमारी भारतीय संस्कृति मान के चलिए। इसको विजयनगर की मत कहिए, विजयनगर का तो एक काल है, सिर्फ उस काल में इस संस्कृति का, इस स्थापत्य का विकास हुआ। हकीकत में यह भारतीय संस्कृति का एक नमूना है। जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो रिच है, इतनी समृद्ध है, जिसको दुनिया भर में सराहा जाता है, उसका एक नमूना है। ध्यान रखना। बात आती है कि एक कला संस्कृति में होता क्या क्या है। हम बस 2 शब्द का इस्तेमाल तो करते हैं, कला और संस्कृति, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते दोस्तों कि कला और संस्कृति में होता क्या है। तो उसी को मैं थोड़ा सा आप लोगों से चर्चा करने जा रहा हूं। अगर आप देखेंगे तो ध्यान रखना, किसी भी समय की, किसी भी काल की कला एवं संस्कृति क्यों ना हो, ध्यान रखिएगा, किसी भी काल की कला एवं संस्कृति हो, उस कला संस्कृति में ध्यान रखने की जरूरत है, 2 पार्ट हैं। एक है कला और एक है संस्कृति। संस्कृति, कला जो है वो ध्यान रखिएगा, एक काल में जो हमारे मनुष्य हैं, स्त्री पुरुष तमाम तरह के जो लोग हैं, वो अपने अंदर से जो उनका ज्ञान है, जो उनकी अभिव्यक्ति है, उसको प्रदर्शित करते हैं विभिन्न माध्यमों से। यानी कि अपने भावनात्मक, अपने मानसिक जो ज्ञान है, उसके इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, जो उनकी सोच है, उन सबको अभिव्यक्त करते हैं एक कला के रूप में। ध्यान रखना। और संस्कृति क्या है? संस्कृति हमारी एक परंपरा है, एक विचारधारा है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कंटिन्यू चलती रहती है। जैसे हम कहते हैं कि कला, हमारी जो स्थापत्य है, वो भी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, कि हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, संस्कृति हमारी विचारधारा, एक आइडियोलॉजी, हमारे संस्कार, हमारे रिचुअल्स, ये सारी चीजें हैं, उन सब को हम लोग संस्कृति कहते हैं। और इन दोनों को मिला करके हम कहा जाता है कला संस्कृति। ध्यान रखना, कला संस्कृति में ध्यान रखिएगा, कला के अंतर्गत 2 तरह की चीजें होती हैं। एक होती है दृश्य कला, यानी कि जिसमें हम क्या करते हैं, लोगों को अपनी परफॉर्मेंस, जो कुछ भी है, हम लोगों को दिखाते हैं बना करके, ठीक है ना, जो हम उनको बना करके दिखाते हैं। एक बार बना दिया जाता है, उसको बार बार दोहराया नहीं जाता, ध्यान रखना। और एक होती है निष्पादन कला, जिसका मतलब होता है परफॉर्मेंस। ये हमारे आंतरिक भावों को बार बार दर्शाती है, ध्यान रखना। जैसे दृश्य कला, दृश्य कला एक ही बार आपकी क्या होगी, विकसित होगी, सारी चीजें होंगी, और उसमें देखेंगे तो आपका एक है स्थापत्य कला। एक बार आपने अपना महल, अपना मंदिर, अपनी मस्जिद, अपनी कोई भी स्ट्रक्चर है, वो आपने बना दिया, ठीक।
दूसरा इसी में आता है मूर्तिकला, तीसरा आता है चित्रकला। ध्यान रखना, ये मैं सभी काल के संदर्भ में बता रहा हूं। देखिए, जब तक ये समझेंगे नहीं तब तक विजयनगर की कला संस्कृति भी नहीं समझ में आएगी दोस्तों, ठीक है ना। इसलिए मैं बैकग्राउंड समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद उस पर जाइएगा, ठीक है ना। तो ये दृश्य कला है, यानी कि एक बार आपने इसका निर्माण कर दिया, एक बार इसको विकसित कर दिया, बना दिया, ये परफॉर्मेंस हो गया। निष्पादन क्या है? निष्पादन का मतलब होता है आपको परफॉर्मेंस देनी होती है, लगातार अपने मन और अपने भाव हैं उनको प्रदर्शित करना होता है। अब ये डिपेंड करता है आप अकेले में करते हैं या सबके सामने करते हैं। और वैसे देखा जाए तो हम सभी जो दोस्त, आप और मैं, सभी अपने आप में कलाकार हैं। ध्यान रखना, अलग बात है कि हम दुनिया को दिखाते हैं या नहीं दिखाते, लेकिन हम सब कलाकार हैं, कहीं ना कहीं तो हैं, ठीक है। कैसे? देखिए, इसमें है आपका नृत्य। कुछ लोग बहुत अच्छा नृत्य करते हैं, सबके सामने करते हैं। कुछ लोग अकेले में करना पसंद करते हैं, उनको शर्म लगती है, थोड़ा झिझकते हैं, नहीं जाते सामने, लेकिन करते सब है, ठीक। दूसरा संगीत, गायन और संगीत दोनों। कुछ लोग तबला बजाते हैं, कुछ बांसुरी बजाते हैं, कुछ बजाते हैं, कुछ को पसंद है, किसी को पसंद नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सबके अंदर है। और तीसरा है रंगमंच, एक्टिंग करना। यह भी क्या है? एक्टिंग है, जो हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी क्या है, एक तरीके से देखा जाए तो कैमरे के सामने खड़े होकर के आपको मैं क्या कर रहा हूं, मुझे आप में से कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। ये एक नई सिस्टम है, एक नई विचारधारा है, एक नई प्रणाली है, एक नई तकनीक है। आज तक सोचिए कि 2 साल पहले तक हम लोग सब ऑफलाइन में आप सभी लोगों को क्लास में बिठा करके पढ़ाते थे और उसमें कुछ भी अभिनय नहीं होता था। सिर्फ क्या होता था, मौलिकता होती थी। हम जो सही था उसको पढ़ाते थे, आप लोगों से पूछते थे, आप लोगों से बातचीत करते थे, वाद संवाद करते थे। अब क्या है? अभिनय है। कैमरे के सामने खड़े होकर के मुझे यह इमेजिन करना पड़ रहा है कि आप सभी लोग मेरे सामने मौजूद हैं। सभी लोग, सब लोग देख रहे हैं मुझे, सब लोग मुझे से सुन रहे हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं। बस अंतर क्या है कि मुझे कैमरे के सामने अभिनय करना पड़ रहा है पढ़ाने का, और मैं ईमानदारी से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। यही तो रंगमंच है, किसी भी मंच पर जाकर के अभिनय करना, रंगमंच। तो ये आता है आपके इसके अंतर्गत। तीसरी जो चीज है, ध्यान रखिएगा, संस्कृति। संस्कृति में जो चीजें होती हैं, मैंने कहा कि परंपरा, विचार, हमारे जो संस्कार हैं, वो सारे के सारे इसमें आते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। इसमें क्या क्या होता है? देखिए, इसमें होता है आपका धर्म, आपका दर्शन और आपका साहित्य, और चौथा विज्ञान। कह सकते हैं, डालना चाहें तो डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते इसको, लेकिन ये तीन तो इसमें हैं। ये सारी चीजें, इन सबको मिलाकर कहा जाता है कला एवं संस्कृति। जो आपके सिलेबस में जो है भारतीय कला एवं संस्कृति, उसी में यही पढ़ना है। और ये सब अलग अलग काल का है। मौर्य काल के में भी यही पढ़ना है, अंदर का कंटेंट चेंज हो जाएगा। गुप्त काल में यही पढ़ना है, हर्षवर्धन के काल में यही पढ़ना है, राजपूत काल में भी यही पढ़ना है, मुगल काल में, दिल्ली सल्तनत में। ध्यान ध्यान रखिएगा, हर काल में यही चीज है, बस इसमें अंदर का जो कंटेंट है वो बदलता है। यही सेम चीज आपको किस में पढ़नी है? विजयनगर के काल में पढ़नी है। ओके एवरीबॉडी, तो आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, विजयनगर की कला संस्कृति के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, और उसमें हम सब इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सारी चीजों पर एक एक करके विस्तार पूर्वक चर्चा करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि विजयनगरी कला संस्कृति कैसी थी, कैसे विकसित हुई, क्या नई चीजें जुड़ी, क्या नई चीजें नहीं जुड़ी, कैसे उसमें बदलाव आया, उसकी विशेषताएं क्या है, सब कुछ ए टू जेड। एवरीबॉडी क्लियर? समझ में आ गया? चलिए अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जो मैंने कहा था कि ये रहा, जो मैंने बताया आप लोगों को कि कला संस्कृति में क्या है। संस्कृति के अंदर आपकी ये चीजें हैं, कला में दृश्य कला, निष्पादन कला, और ये रहे आपके मुद्दे। क्लियर एवरीबॉडी? हो गया ना?
अब बात आती है इसके आगे। अब इसमें हम पहला टॉपिक उठाते हैं, विजयनगर की कला संस्कृति का पहला टॉपिक है जिसे हम कहते हैं स्थापत्य कला। ध्यान रखना, क्या कहते हैं? स्थापत्य कला। और ये विजयनगर की स्थापत्य कला का एक नमूना है दोस्तों। देखिए किस तरीके से, सोचिए मंदिर तक जाने का रास्ता है और उसके साइड में ये देखिए स्ट्रक्चर, ये स्तंभ बने हुए हैं। इधर देखेंगे ये स्तंभ बने हुए हैं, ये मंडप बना हुआ है, आगे छजरी बनी हुई है, ये मंदिर के अंदर प्रवेश करने की जगह है, द्वार है, छोटा सा एक बना हुआ है, ये मुख्य हिस्सा है इसके मंदिर के अंदर जाने का मुख्य द्वार, सोचिएगा। और ये देखिए इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है। ये एक मंदिर का स्थापत्य बनाया गया है। लेकिन बात आती है, क्या स्थापत्य कला केवल मंदिर से जुड़ी हुई है? नहीं दोस्तों, इसी चीज को हमको समझना है। किसी भी काल का हो, स्थापत्य कला जो होती है, ध्यान रखना, वो दो तरह की होती है। एक होती है धार्मिक स्थापत्य कला और एक होती है आपकी गैर धार्मिक। दो तरह की स्थापत्य कला होती है, रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस। रिलीजियस में अगर आप देखेंगे तो नेचुरल सी बात है, मंदिर हैं। अगर वो हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए हैं तो मंदिर होंगे, ठीक है ना? ध्यान रखना, अब विजयनगर में है तो स्वाभाविक सी बात है, हिंदू संस्कृति थी तो मंदिर थे, ठीक। कहीं कहीं पर बौद्ध मठ भी होंगे, अगर होंगे तो बौद्ध मठ हैं, या इन्हीं की जगह पर क्या होते हैं, विहार होते हैं, या फिर स्तूप होते हैं बौद्धों में। क्लियर है? लेकिन विजयनगर में ये नहीं है। विजयनगर में क्या है? केवल आपका ये है, हिंदू मंदिर है। विजयनगर में बौद्ध धर्म से संबंधित मठ, विहार, स्तूप नहीं है, लेकिन स्थापत्य कला में होते हैं। क्लियर है? ध्यान रखना। और क्या है? जैन की बात की जाए तो जैन मंदिर होते हैं, ठीक। क्लियर है? अगर इस्लाम में की जाए तो मकबरे और मस्जिद होते हैं। यह सब धार्मिक स्थापत्य है। विजयनगर काल में केवल और केवल हिंदू मंदिरों का हमें संरचना मिलती है धार्मिक स्तर पर, हिंदू मंदिरों की। बाकी इनमें से कोई भी हमें जानकारी इस समय नहीं मिली है, वो हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन होता सब है ये सब। गैर धार्मिक में क्या होता है? गैर धार्मिक में अगर देखेंगे तो दोस्तों, इसमें गैर धार्मिक में होते हैं आपके, एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम कहते हैं राजमहल या राजप्रासाद, यानी कि राजा का महल जो होता है वो होता है। नगर होता है, नगर का अगर विकास किया गया है तो नगर की संरचना है वो मिलता है। बहुत सारे नहर और या तालाब बनाए जाते हैं, तालाबों का निर्माण किया जाता है। ये सब ऐसी है जिसका धार्मिक संयोजन नहीं होता। ये आपके स्ट्रक्चर हैं जो गैर धार्मिक में होते हैं। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, विजयनगर काल में राजमहल भी मिले हैं, नगर भी हैं, और नहर और तालाब भी हैं। नहर तो नहीं लेकिन तालाब हैं। कृष्णदेव राय ने ऐसे तालाब बनवाए हैं, आपके कौन से सीढ़ीदार तालाबों का निर्माण करवाया। नगर में देखेंगे तो हम्पी आज इसी की संरचना है। विजयनगर को प्रॉपर तरीके से विकसित किया कृष्णदेव राय ने, और हम्पी के आज उसमें अवशेष मिले हुए, हम्पी में अवशेष मिले हुए हैं इसके पूरे के पूरे, जो कि बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर को दर्शाता है, जैसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया हुआ है। ओके, और राजमहल के और इन सब के सारे एविडेंस मौजूद हैं, ध्यान रखना। तो विजयनगर में ये सब मौजूद हैं, ये मौजूद है और ये मौजूद नहीं है। क्लियर है? तो इसीलिए हम जो चर्चा कर रहे थे वो ये इसलिए चर्चा है कि यहां पर केवल मंदिर स्थापत्य क्यों है। पहले मंदिर स्थापत्य है, फिर और भी चीजें देखेंगे। और सबसे ज्यादा जो जानकारी मिलती है वो मंदिर स्थापत्य की ही मिलती है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। और ध्यान रखना दोस्तों, विजयनगर काल में जो मंदिर स्थापत्य कला है, ध्यान रखना, मंदिर स्थापत्य कला दोस्तों जो समझने की जरूरत है वो समझिएगा, देखिएगा। वो ये है कि ये द्रविड़ शैली के मंदिर हैं।
द्रविड़ शैली के मंदिर हैं, ये रहे। ठीक है ना। अब बात आती है कि द्रविड़ शैली क्या होती है। ये रहे द्रविड़ शैली का, ऊपर देखेंगे तो ये है आज उसका शिखर। ठीक है ना। इससे कहते हैं विमान, जो रहा इसका स्ट्रक्चर। ठीक, उसके नीचे इसका गर्भगृह यहां पर, ये रहा। इसी के आगे ये रहे आपका मंडप, ये रहा मंडप स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, और एक प्रवेश द्वार जिसे हम गोपुरम कहते हैं। बोले कि लगभग ये सब सभी जगह सभी चीजों में होता ही है। जी नहीं, हमारे यहां मंदिर स्थापत्य की अलग अलग शैलियां हैं, उसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद आपको यह समझ में आएगा, ध्यान रखना। चलिए मैं हल्का सा इस पर मैं चर्चा करता हूं। मैंने पहले ही कहा कि आज हम लोग बेसिक चीजों को जानने की कोशिश करेंगे, उसके बाद विजयनगर पर धीरे धीरे आने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। ध्यान रखना, पेशेंस के साथ इसको देखिए, समझिए और सुनिए। मंदिर की हमारे यहां 3 शैलियां हैं, आप जानते हैं। एक है आपकी नागर शैली, उत्तर भारत की है, नॉर्थ इंडिया की। दूसरी है आपकी दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली, यह साउथ इंडिया की शैली है। और एक है आपकी बेसर शैली, बेसर, और यह है आपका सेंट्रल इंडिया या मिडिल इंडिया की, सेंट्रल पार्ट, दक्कन की बेसर शैली। नागर शैली के बारे में अगर चर्चा करें और देखें तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो स्ट्रक्चर होता है नागर शैली का, इस तरह के स्ट्रक्चर है। एक ये होता है गोलाकार, या फिर आपका इस तरह का होता है, ये रहा, ये रहा। दूसरा एक होता है, तीसरा इसमें और होता है गुंबदाकार। ये 3 तरह के मंदिर आपको ऊपर के शिखर के अनुसार आपको दिखाई देते हैं। क्लियर है। द्रविड़ शैली में आप देखेंगे तो ये गर्भगृह है ही, और इसके ऊपर यूं इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है, ये रहा। अगर ऊपर बना हुआ है तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, और इसके आगे मंडप रहता ही रहता है, ये रहा मंडप। मंडप इनमें भी होगा, इनमें भी है। बेसर शैली में कंडीशन ये होती है कि ये उतने बड़े नहीं होते, इनका जो शिखर होता है वो ज्यादा बड़ा नहीं होता, और इस तरीके से ये होता है छोटा सा ही, ये रहा छोटा सा। इन दोनों का मिक्सअप होता है बेसर शैली का। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो द्रविड़ शैली के मंदिरों की बात कर रहे हैं। इसमें देखेंगे इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर होता है, ये आपको मैंने दिखाया भी था। ये देखिए, ये है, ये देखिए, ये रहा, और स्ट्रक्चर ये रहा, और इसका ऊपर से नीचे तक सोचिए कितना ज्यादा अलंकरण है। ये देखिए अलंकरण, हाईली डेकोरेशन, ये द्रविड़ शैली की विशेषता है। अब बात आती है कि द्रविड़ शैली के इन मंदिरों की विशेषताएं ये यहां तक पहुंची कैसे हैं, ये देखेंगे। ये देखिए, ये रहा, यहां पे भी देखेंगे उसी तरह का स्ट्रक्चर, क्या क्या चीजें हैं। तो इनके सबके मैं एग्जाम्पल भी बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन पहले जानिए कि किस समय में क्या क्या हुआ और यहां पर कैसे आया। अगर इसको आप नहीं जानेंगे तो मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है कि इसका विकास कैसे हुआ, क्योंकि द्रविड़ शैली की एक विकासात्मक प्रक्रिया है, ध्यान रखना। तो उसी को मैं आपको बताना चाहता हूं कि द्रविड़ जो शैली है वो आपके मूलतः 3 चरणों में विकसित हुई है। पहला चरण है पल्लवों के समय में, पल्लव। दूसरा चरण है चोलों के समय में, और तीसरा है मुख्य रूप से विजयनगर के समय में। यह ध्यान रखिएगा, यानी कि द्रविड़ शैली की शुरुआत हुई पल्लव डायनेस्टी में, चोलों ने इसे अपने पीक पे पहुंचाया, विजयनगर में इसका और ज्यादा विस्तार हुआ। उतने उच्च स्तर पर तो नहीं जितना चोलों ने विकसित किया था, लेकिन फिर भी बेटर रहा। विजयनगर चोलों से बहुत आगे नहीं, लेकिन बहुत पीछे भी नहीं है। ओके, तो ध्यान रखना, पल्लवों के समय में सिंपल सा कुछ भी नहीं था दोस्तों, एक छोटा सा स्ट्रक्चर था, ये रहा।
ये मंदिर का गेट है, ये रहा इस तरीके से, गोपुरम कहते हैं। और यहां पर सोचिए उन्होंने एक मंदिर की संरचना का निर्माण किया, छोटा सा ये रहा इस तरीके से। यहां पर छोटा सा एक और कमरा बनवाया, मंडप बनवाया, ये रहा मंडप छोटा। यहां पर उन पुजारियों के रहने के कमरे वमरे यहां बनवाए गए। तो ये गर्भगृह, ये शिखर, ये मुझसे विमान और ये शिखर, ये आपका गोपुरम कहते हैं इसको। इसकी शुरुआत, ये मंडप है, ये भी मंडप है। मंडप यानी कि बरामदा, जहां लोग खड़े होकर के पूजा करते हैं। आप भी जाते होंगे मंदिर में, तो गर्भगृह, गर्भगृह के अंदर तो पुजारी होता है, उसमें कोई नहीं जा सकता, लेकिन बाहर जो छज्जा होता है, मंडप होता है, उसी को मंडप कहा जाता है। छजली या बरामदा जो होता है वही है। तो ये शुरुआत जो हुई थी, ये पल्लवों के समय में हुई थी। चोलों के समय में इसमें क्या अंतर आया उसको देखेंगे। दोस्तों ध्यान रखना, चोलों के समय में इसमें जो अंतर आया, वो अंतर ये आया कि इसका आकार इतना बड़ा हो गया, ये रहा, और ऊपर का स्ट्रक्चर भी बहुत बड़ा हो गया, शिखर भी 250-300 फीट तक का हो गया। सोचिएगा, जो कि अभी 40-50 फीट का था, वो 250-300 फीट यानी कि 10-10, 11-11, 12-12, 13-13 मंजिल के आपके मंदिर के शिखर बनने लगे। और ये जो गोपुरम है और ज्यादा हाईली डेकोरेटेड होने लगा, बेहतरीन तरीके से। इसमें सोचिए और ज्यादा चीजें हो गई, ये भी हो गई। ये स्ट्रक्चर तो थे ही, मंडप के आगे ये गर्भगृह बना, ये भी बने, ये भी बने। इनमें एक नई चीज और आई थी, और वो थी अमन मंडप। अमन मंडप चोलों के समय में शुरू हुआ, ठीक है ना। इसके अलावा एक और बना, इसमें राजा रानी का मंदिर बनना शुरू हो गया। राजा रानी मंदिर यानी कि देवी देवताओं के मंदिर तो थे ही, चोलों के समय में राजा रानी के मंदिर, अमन मंडप, ये सारे स्ट्रक्चर और बनने लगे पहले के समय में, ठीक। विजयनगर में क्या हुआ, विजयनगर काल में इसमें जो चेंज आया वो देखिएगा, वो थोड़ा सा अलग है यही चीज, इसी तरह की चीज है। इसमें देखेंगे विजयनगर काल में, अगर देखेंगे दोस्तों, तो विजयनगर में सेम स्ट्रक्चर है, उसी तरीके का ही है, उसी तरीके के आप देखेंगे। मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए, ये रहा आपका स्ट्रक्चर, ये है आपका मुख्य मंदिर, ये आपका पूरा का पूरा प्रांगण, ये आपके आगे से एंट्री करने का पूरा क्षेत्र है। ये आप देख रहे हैं, यहां पर, यहां से चले आते हैं और अंदर इस मंदिर तक आने का रास्ता है पूरा। और ये मुख्य मंदिर का स्ट्रक्चर है। ये अलग अलग संरचनाएं हैं, उसमें अलग अलग संरचनाएं हैं। तो यही सारी संरचनाएं ध्यान रखना दोस्तों, आपकी किसने बनाई हैं इस समय, विजयनगर काल में। विजयनगर काल में सोचिए कि इन्होंने इतना स्ट्रक्चर बनवाया। विजयनगर के काल में ध्यान रखना, ये मंदिर है, ये मैंने कहा कि ये रहा। इसके अलावा यहां पर एक नई संरचना और जोड़ी गई, जिससे हम कहते हैं कल्याण मंडप। कल्याण मंडप, कल्याण मंडप क्या है? कल्याण मंडप है आपके जो देवी और देवता हैं, उनका विवाह का आयोजन करने वाला एक मंडप है। यानी कि वहां पर साल में एक बार ऐसा आयोजन किया जाता है, जो मुख्य देवता है और मुख्य देवी है, उसका विवाह का आयोजन किया जाता है कल्याण मंडप में। उसी प्रकार से एक यहां पर अमन मंदिर है, अम्मान मंदिर, अम्मान मंदिर। ये नई संरचना जुड़ रही है, ध्यान रखना। जो मैं अलग अलग कलर से बता रहा हूं, वही आपका अतिरिक्त क्या है, इसमें स्ट्रक्चर है जो जुड़ रहा है मंदिर स्थापत्य में। अम्मान मंदिर की कल्पना आपके विजयनगर की है, जिसमें कहा गया है कि यह मुख्य देवी का मंदिर है। इससे पहले क्या होता था, मुख्य देवता का मंदिर तो होता था, शिव का, विष्णु का। ध्यान रखना, इन लोगों ने देवी देवता की शादी का मंडप भी बनवाया और मुख्य देवी का मंदिर भी बनवाया। यानी कि जो मुख्य देवता है उसकी पत्नी का मंदिर भी यहां पर बनना शुरू हुआ। यह विजयनगर काल में चेंज आया था। बाकी सब कुछ वही है जो पहले था, सेम उसी तरीके का स्ट्रक्चर भी वैसा ही है, ये रहे इसी तरह के स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। हां, तीसरी एक और भी चीज वो महत्वपूर्ण है, वो है इनका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें जो स्तंभ इस्तेमाल किए गए हैं, पिलर्स। ध्यान रखना, इन मंदिरों के अंदर जो स्तंभ इस्तेमाल किए गए हैं, बनाए गए हैं,
स्तंभ बहुत ज्यादा अलंकृत हैं और कुछ कुछ स्तंभ तो कैसे हैं, संगीत वाले स्तंभ हैं, जिन्हें हम म्यूजिकल पिलर्स कहते हैं। संगीत यानी कि उन पर अगर प्रॉपर तरीके से किसी भी चीज को टकराइए तो उनमें से संगीत निकलता है, स्तंभों में से। वो बनाए ही इसीलिए गए हैं। तो 3 चीजें विजयनगर काल में नई हैं। एक, कल्याण मंडप, अम्मान मंदिर, अलंकृत स्तंभ। और चौथी चीज क्या है, एक और भी है जिसे हम कहते हैं, चौथी चीज कमल मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं, कमल मंदिर। यह भी पहली बार एक स्ट्रक्चर यहां पर जुड़ता है और इस कमल मंदिर पर ध्यान रखना, इस्लाम का प्रभाव दिखाई देता है। इस्लाम का प्रभाव ये रहा। तो विजयनगर काल के मंदिर स्थापत्य कला में कितनी चीजें जुड़ी हैं, 4। कल्याण मंडप, अम्मान मंदिर, अलंकृत स्तंभ और चौथा कमल मंदिर की संरचना। बाकी तो देखिए ध्यान रखना दोस्तों, बाकी सबको तो आपको मंदिरों के नाम याद रखने हैं प्रारंभिक परीक्षा के लिए, ठीक है ना। ध्यान रखना, वो सिर्फ उतना ही काम करना है, बाकी सब कुछ आपको यहां पर देखना है। एवरीबॉडी, इट इज ओके। तो अलग अलग कलर से अलग अलग समय के स्ट्रक्चर को मैंने बताया आपको। पल्लवों के समय में स्ट्रक्चर छोटा है, कम सजावट है। चोलों के समय में आकार बहुत विशाल है। राजा रानी का मंदिर, अमन मंडप और अलंकृत गोपुरम की परिकल्पना इस समय की गई। विशाल शिखर और विशाल स्तंभ बनाए गए, कोई समस्या नहीं है। विमान बनाए गए। विजयनगर काल में उतना बड़ा तो नहीं, लेकिन उससे थोड़ा छोटा है। मंदिर है, सारी चीजें हैं, लेकिन उसमें 4 संरचनाएं नई जोड़ी गई हैं। तो आपको तीनों काल के स्ट्रक्चर, तीनों काल के मंदिर, द्रविड़ शैली के मंदिर का क्रमिक विकास भी समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को, प्लस क्या क्या नई संरचनाएं जुड़ी वो क्लियर हुई कि नहीं हुई। यही है आपका कंसेप्ट। ओके एवरीबॉडी। इसके अलावा और भी चीजें होंगी, वो बताता हूं। विजयनगर काल में एक नई चीज और भी है जो मैं आपको बता देता हूं। एकाश्म पत्थर की मूर्तियां, यानी कि इन मंदिरों में जो मूर्तियां बनी हुई हैं और मंदिरों के बाहर भी बनी हुई हैं, ध्यान रखना, वो एकाश्म पत्थर की हैं, यानी कि एक ही पत्थर की विशाल मूर्तियां बनाई गई हैं। यानी बड़ा सा पत्थर लेकर के उसको काट छांट करके एक ही पत्थर से बनाई गई है, जोड़ा चिपकाया कुछ नहीं गया है। ध्यान रखना, यह खास बात है। अब इनका सबका मैं एक एक एग्जाम्पल आपको दिखाना शुरू करता हूं, उसके बाद देखिए आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। यह है आपका कल्याण मंडप के अंतर्गत का हिस्सा देखेंगे तो यह है कला मंदिर स्थापत्य कला में। यह है आपका हजारा मंदिर, और हजारा मंदिर का निर्माण करवाया कृष्णदेव राय ने। कहीं कहीं पर इसकी चर्चा मिलती है देवराय सेकंड ने करवाया था। कुछ लोग कहते हैं कि इसका निर्माण देवराय सेकंड ने करवाया, लेकिन मोस्टली जो माना जाता है वो यह है कृष्णदेव राय का ये जो मंदिर है, ये है आपका हजारा टेम्पल। अब कहोगे ये हजारा टेम्पल ये रहा, बिल्कुल सही है। खुला हुआ होता है, बाहर आपके परिक्रमा पथ होता है, आप बाहर से परिक्रमा लगा सकते हैं। और यहां से आप देख रहे हैं इसमें एंट्री है, ये रही। उसी एंट्री को मैंने यहां दिखाया जिसे हम मंडप कहते हैं दोस्तों। अंदर गर्भगृह और ये रहा आपका मंडप। इसके नीचे खड़े होकर के आप आराम से पूजा करते हैं। और ये देखिए स्तंभ, अलंकृत स्तंभ है, देख रहे हैं। ऊपर मंडप भी कितना अच्छी तरह से सुसज्जित किया गया है। ये सब मूर्तियां लगी हुई हैं ऊपर, ये सारी की सारी अगर गौर से देखेंगे तो सारी मूर्तियों से सुसज्जित किया गया है। ये देखिएगा सारा का सारा मंदिर का स्ट्रक्चर, हजारा मंदिर का। एवरीबॉडी इट्स ओके, क्लियर हो रहा है, दिखाई दे रहा है नहीं। ये आपका बाहर का स्ट्रक्चर है, ये एंट्री गेट है जिसे हम मंडप कहते हैं, जहां से घुस करके आप जाकर के देखते हैं। एवरीबॉडी क्लियर हो गया। दूसरा देखेंगे तो यह है विट्ठल स्वामी मंदिर। ये रहा आपका विट्ठल स्वामी मंदिर, एक तरीके के रथ मंदिर की तरह इसको बनाया गया है। यह भी कृष्णदेव राय के द्वारा बनवाया गया था, कृष्णदेव राय का ही बनाया हुआ मंदिर है। आप देखेंगे ये, इसमें आप देख रहे हैं, इनमें गौर से करके देखिए कि इनके स्तंभ कैसे लग रहे हैं आपको, गौर से देखिएगा।
पिलर्स, ये देखिए पिलर्स जो बने हुए हैं, कितने डिजाइनर पिलर्स हैं। ये रहे आपके विट्ठल स्वामी मंदिर के, इस तरह का स्ट्रक्चर है। ओके एवरीबॉडी। तीसरा देखेंगे तो आपका ये अम्मान मंदिर की संकल्पना। मैंने कहा था कि अम्मान मंदिर इस काल में अलग तरीके से बनाया गया। ये क्या है? ये अलग से बनाया जाता था, मंदिर बनाया जाता था किसका? देवता की पत्नी का, देवता की पत्नी का मंदिर है, पत्नी का मंदिर, अलग से स्ट्रक्चर है। ये रहा बाकायदा, उधर से आपकी एंट्री है, ये अंदर जाके गर्भगृह है, देख सकते हैं ऊपर का स्ट्रक्चर है, उतना बड़े विशाल आकार का नहीं लेकिन छोटा है। एवरीबॉडी, ये अम्मान मंदिर का स्ट्रक्चर है। सोचिएगा, ये यहां पर अलग से बनाया जा रहा है। मैंने कहा था ना कि नई संरचना यहां पर मिली हैं। ये प्रॉपर तरीके से चोलों की द्रविड़ शैली नहीं है, बल्कि उसमें कुछ नया जुड़ाव है, नई चीजों की एंट्री है। बस अंतर क्या है कि यहां पर उतनी विशालता नहीं है जितनी कि चोलों ने बनाई थी। चोलों के बराबर की विशालता नहीं है, लेकिन हां, नई चीजों को उन्होंने जरूर एंट्री दी है, नई चीजों का विकास जरूर किया है। ध्यान रखिएगा। ओके, ये आपका एक नया कंसेप्ट मैंने कहा था, कमल मंदिर। ये रहा, ये भी आपके ध्यान रखना, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर पता है कहां मिले हैं? ये सारे के सारे स्ट्रक्चर मिले हैं आपके हम्पी में, वहां पर आज भी मौजूद हैं ये सारे के सारे। ये बिल्कुल कमल स्ट्रक्चर है, कमल की तरह इसको बनाया गया है। आप देख रहे हैं उसी तरीके का डिजाइन है, सारी चीजें हैं, सब कुछ बनाया गया है, इसीलिए इसको कमल मंदिर कहते हैं। और इस पर माना जाता है कि इस पर आपका इस्लामिक शैली का प्रभाव है, इस्लामिक शैली का प्रभाव। इस्लामिक शैली में होता क्या है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। इस्लामिक शैली में देखिए मुख्य चीज क्या होती है, उसमें होते हैं गुंबद। एक इस्लामिक शैली की जो विशेषता होती है, एक होता है गुंबद, ठीक। दूसरा क्या होता है, दरवाजे को लेकर के मेहराब। ये रहे, और यहां आप देख रहे हैं ये रहे आपकी मेहराब, ये इस तरह के स्ट्रक्चर। ये ध्यान रखना, ये भारतीय शैली का नहीं होता मेहराब वाला कंसेप्ट जो है, आर्क के तरह से दरवाजे पर जो एंट्री पर इस तरह से डिजाइन बनी होती है, ये आपकी इस्लामिक संस्कृति का प्रभाव है, भारतीय संस्कृति का नहीं है। ये हमारे यहां ऐसे होते ही नहीं थे, ध्यान रखना। ओके, क्लियर हो गया? तो ये है दो चीजें। ये तीसरी, ईंटों का प्रयोग करते हैं। हमारे यहां प्रयोग होता है हिंदू संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में पत्थरों का प्रयोग ज्यादा होता है, और ये लोग ईंटों का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना। और यहां पर क्या है, अंदर देखेंगे, अंदर अगर थोड़ा खुदा हुआ मिलेगा तो अंदर ईंटों का निर्माण उपयोग किया गया है इनमें, तभी तो इतनी बेहतरीन डिजाइन बन पाएगी। ये रही देखिए जो छजलियां जो बनी हुई हैं, ये रही छजलियां, ये सब इस्लामिक शैली है। ये झरोके टाइप के जो बने हुए हैं, ये सब इस्लामिक शैली की परंपरा है जो यहां पर दिखाई दे रही है। क्योंकि देवराय फर्स्ट के समय में पहली बार मुस्लिमों को सेना में भर्ती किया गया। देवराय सेकंड ने मुसलमानों को भर्ती ही नहीं किया, बल्कि उनको मस्जिदें निर्माण करने का मौका भी दिया था। इससे पहले आप लोग अच्छे से जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को जीता था। फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसने जीत करके अपने राज्य में देवगिरी को मिलाया और नई राजधानी बनवाई थी। उसके बाद देवगिरी को दौलताबाद तो बना लिया, राजधानी भी बनाई, तो उसकी परंपरा भी तो दक्षिण भारत में आ गई। यहीं से आई थी वो परंपरा, अलग से कहीं से नहीं आई। एवरीबॉडी क्लियर? ठीक, कमल मंदिर क्लियर हो गया। इसके बाद देखेंगे, ये देखिए कल्याण मंडप और संगीत स्तंभ। ये है आपका कल्याण मंडप। कल्याण मंडप के बारे में मैंने क्या कहा था, कल्याण मंडप जो है मुख्य देवता और मुख्य जो देवी है उनके विवाह का आयोजन का उत्सव मनाया जाता है यहां पर। और ये मंदिर के हमेशा बाईं तरफ बनाए जाते थे। कहां बनाए जाते थे? मंदिर के बाईं तरफ, लेफ्ट साइड में इसका निर्माण किया गया था। और इसमें सोचिएगा देवी देवता के शादी का उत्सव का आयोजन किया जाता था। और इनकी खास बात पता है क्या है? ये खास बात है, इनके जो स्तंभ हैं इनको हम म्यूजिकल पिलर्स कहते हैं।
क्योंकि इन पर अगर आप थोड़ा सा कुछ भी आप हवा भी चलती है ना, तो भी संगीत ससराहट सी आवाज होती है इसमें से। प्लस इसको आप हल्का सा किसी चीज से टक 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 करते हुए चलते हैं तो इसमें संगीत निकलता है। ऐसा नहीं, देखिए किसी चीज को टकराने से कुछ ना कुछ तो होता है, लेकिन यहां पर जो बनाए गए हैं ये डिजाइन, ये बेसिकली संगीत के पर्पज से ही बनाए गए हैं, इसलिए इनको संगीत कहा जाता है, संगीत स्तंभ कहा जाता है। ये रहे आपके इस तरीके से, ठीक है ना। और ये बहुत ही ज्यादा अलंकृत हैं, ये देख रहे हैं आप, इनके यहां पर सोचिए कि तमाम तरह के घोड़े और तमाम तरह के जो जानवर हैं वो इन पिलरों पर बने हुए हैं। कैसे, ये देखिए, ये देखेंगे, ये देख रहे आप पिलर्स, अंदर के स्तंभ देखिए किस तरह के बेहतरीन डिजाइन है, अलंकृत स्तंभ के अंदर तक पूरा, ऊपर से नीचे तक अंदर देखिए कितने ज्यादा हाईली डेकोरेटेड हैं। इतना डेकोरेशन चोलों के समय में नहीं था, इतना डेकोरेशन पल्लवों के समय में नहीं था, सबसे ज्यादा डेकोरेशन पिलर्स पर इसी समय हुआ है। ये आप देख रहे हैं, ये रहे आपके सारी चीजें। सोचिए घोड़े, जानवर, तमाम तरह के जानवर, तमाम तरह के जो घोड़े हैं, अन्य चीजें, इनको इसके माध्यम से डेकोरेट किया गया है। कहते ना कि भारत में दुनिया घूम लीजिए, दुनिया घुमाइए। हकीकत में पहले दुनिया को घूमने से पहले हिंदुस्तान घूम लीजिए। हिंदुस्तान में जो आपको देखने को मिलेगा आप ताज्जुब कर जाएंगे। बहुत सारी दक्षिण भारत में ऐसी चीजें मिलेंगी जिसके आगे आपको ताजमहल भी फीका लगने लगेगा। हकीकत में बस ताजमहल क्या है, व्हाइट कलर का है, बहुत सिंपल है, बहुत सुंदर दिखता है, उसका स्ट्रक्चर भी बहुत बेहतरीन है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हम इनकी बात करें तो यह भी किसी से कम नहीं है, किसी से कम नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। ओके, बात समझिएगा। ये देखिए पिलर्स, अगर आपको देखना है तो यहां पर मंदिर के इन पिलर्स को देखने की कोशिश करिए। ये रहे आपके पिलर, ये देखिए बरहा की सोचिए स्ट्रक्चर, स्टैच्यू बनी हुई है। बाहर देखिए, ये रहे आपके ये जानवर और उसके साथ में पिलर्स बने हुए हैं। इससे बेहतर और क्या दिखेगा आपको। और ये अभी का नहीं है, सोचिएगा आज से लगभग कितने साल पहले, 500 साल पहले की कहानी है। सोचिएगा सन 1500 के आसपास, 1500 के बाद का ही है, बाबर के समय के है। सोचना उस समय का स्ट्रक्चर 500 साल पुराना। उस समय आज की जैसी ना कोई टेक्नोलॉजी थी, ना कोई मशीनरी थी, सब हैंडमेड है, सब कुछ हैंडमेड। जरा गौर से देखने की कोशिश करिएगा। अगर इनका रखरखाव अच्छे से हो, ये सोचिए ये तब बचे हुए हैं जब बरार को छोड़ करके आपके सोचिए बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और अहमदनगर, इन चारों ने मिलकर के विजयनगर को तहस नहस कर दिया था, आग लगाई थी, सालों इसको जलाते रहे थे, लूटते रहे थे। उसके बाद ये अवशेष बचे हुए हैं। अगर सोचिए ओरिजिनल होता तो आज हमारे इसके आगे ताजमहल भी कुछ नहीं होता। हकीकत ना ताजमहल, ना लाल किले, कुछ भी नहीं होता इनके आगे, अगर ये उस समय इनमें आग ना लगी होती। उसके बावजूद भी सोचिए ये सारा का सारा स्ट्रक्चर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मौजूद है। उसमें सोचिए यूनेस्को ने इसको अपने अंडर में लिया हुआ है प्रोटेक्ट करने के लिए। इतनी बेहतरीन नमूना है, इतनी बेहतरीन कलाकारी है इसकी। ओके, तो बात समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों। तो ये था आपका स्थापत्य, मंदिर स्थापत्य के बारे में। और जो लोग अभी लेट से ज्वाइन किए हैं उनको मैं बता देता हूं, बार बार देखिए, मैं इसलिए बार बार इसको डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि हमारा जो P2I बैच है दोस्तों, ध्यान रखना, P2I बैच ये 2024 का अभी 19 जून से स्टार्ट हुआ है और 30 जून इसकी लास्ट डेट है, यानी 3 दिन और बचे हुए हैं, 2 दिन के बाद ये इस बैच में एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। आप लोग मानिएगा, ये हमारा बैच है 6 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक डेली चलता है। और इसका जो कंसेप्ट है वो आपके प्री, मेंस, इंटरव्यू और उससे पहले 4 स्टेज में प्रॉपर तरीके से इसको डेवलप किया गया है। और बैच जो है 3 भाषाओं में स्टार्ट हो चुके हैं, हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश में बैच स्टार्ट हो चुके हैं। और इसकी जो फीस है 70,000 नहीं बल्कि MK लाइव कोड इस्तेमाल करने पर मात्र 29,999 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आप सभी लोगों को बेहतरीन तरीके से एक प्रॉपरली आपको गाइडेंस मिलेगी,
पर्सनल गाइडेंस मिलेगी जिसमें मैं भी शामिल हूं। आप मुझसे जुड़ना चाहेंगे तो मैं हर संभव हर लेवल पर आपका सहायता करने के लिए तैयार हूं, ऑलवेज, ठीक है ना। और इसका जो कंसेप्ट है वो ये है, हमने बताया था कि 4 चरणों में इसको फोकस किया गया है। पहला स्टेज जून से लेकर के जनवरी 2024 तक हम प्री और मेंस का फाउंडेशन बैच तैयार कर रहे हैं, जिसमें आपका कोई भी चीज छूटेगी नहीं। सेकंड स्टेज है सक्सेस इन प्रीलिम्स, इसमें हम प्रीलिम्स पर फोकस कर रहे हैं, जिसमें टेस्ट सीरीज, सीसेट, करंट अफेयर्स के माध्यम से पूरी तैयारी आपकी करवाई जाएगी जनवरी से लेकर के मई तक, ठीक। उसके बाद थर्ड स्टेज है, ये रही सक्सेस इन मेंस, इसमें हम आवासीय कार्यक्रम यानी मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम के थ्रू प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले आप सभी छात्रों को हम दिल्ली बुलाएंगे, अपने प्रेमाइस पर रखेंगे, रहना खाना पीना सब हमारी व्यवस्था होगी, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको मेंस के लिए तैयार रहना है, उसको तैयार करना है, वो हम करवाएंगे। हमारी पूरी मेंटरशिप टीम, पूरा फैकल्टीज सब आपके साथ दिन रात बैठ करके आपके निबंध पर, आपके एथिक्स पर, आपके आईआर जैसे मुख्य परीक्षा के टॉपिक पर, इंटरनल सिक्योरिटी जैसे टॉपिक पर, जो केवल टिपिकल मेंस के लिए होते हैं उन पर फोकस करना है, और एक एक टॉपिक पर मेंस की आंसर राइटिंग करनी है, जिससे कि आपकी कोई भी चीज ना छूट जाए। ध्यान रखना दोस्तों। और उसके बाद हमारा साक्षात्कार कार्यक्रम है, अक्टूबर से लेकर के मार्च तक चलेगा आपका, लगभग 5 से 6 महीने का, जिसमें आपके इंटरव्यू के हर एक चीज को हम लोग डिटेल में देखेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपका पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट करेंगे। और इसके लिए आपको लाखों रुपए नहीं देने हैं, मात्र 29,999 रुपए कोड इस्तेमाल करना है MK लाइव, बस। और इसके माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, सारी चीजें हो सकती हैं। ये रहा आपका कनेक्ट होने का मेरा पॉइंट है, ये मेरा कोड है MK लाइव का, और ये मेरा इंस्टाग्राम टेलीग्राम चैनल का लिंक है जिसके थ्रू आप जुड़ सकते हैं। ये मेरी मेल आईडी है और ये मेरा टेलीग्राम का बार कोड है। अगर बाई चांस ये नहीं मिलता है तो इससे भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आज का टॉपिक हम आज यहीं पर डिस्कस करते हैं, यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसमें प्रॉपर तरीके से हम आगे बढ़ें। अगले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे विजयनगर काल की कला एवं संस्कृति का सेकंड पार्ट, जिसमें मूर्ति कला, चित्रकला, ध्यान रखना उसकी जो अन्य है नृत्य, संगीत और जो अन्य चीजें हैं उन सबके बारे में, उनका दर्शन, उनका साहित्य, इन सबको हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना, जिससे कि आपका प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, कोई पॉइंट आपका ना छूटे। ध्यान रखना, मैं चाहता तो आज की क्लास में दोस्तों, ध्यान रखना, पूरा का पूरा टॉपिक लिख करके आपको समझा सकता था जो लिखा हुआ होता, लेकिन इसमें मैंने जो आपको लिंक करके कंपेयर करके आपको पढ़ाया है वो बात अलग है, इसलिए मैंने आज की क्लास मैक्सिमम अपने हैंड रिटन तरीके से मैंने पढ़ाने की कोशिश की है। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।